हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की बुक सोशल साइंस अर्थात समाजीय विज्ञान एसएसटी के तीनों पार्ट्स की वीडियो मैं बना रही हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स की। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो लोग मेनली सी टेट सेकेंड पेपर जिनका एसएसटी है और DSSB TGT एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइमली। अगर आप पूरा सीरीज फॉलो कर लेते हैं और क्वेश्चन की जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी वो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 60 में से 50+ स्कोर कर सकते हैं। ये नोट्स जो है पूरा एनसीईआरटी से हैंड रिटन मैंने तैयार किया है और पूरा एनसीईआरटी से लिया गया है, जो कि आपके सी टेट के लिए बहुत ही मेन होता है। एनसीईआरटी की बुक जो है वो मेन है। तो चलिए हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर सबसे पहले जो है कुशल संग्राहक की बात की गई है। कुशल संग्राहक या आखेटक ये जो है 20 लाख साल पहले जो है कहाँ पर रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे रहते थे और वहीं पर जो है आसपास के जंगलों से जो है उसके विशाल संपदा से ये परिचित थे। ये जड़, फल तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार करते थे और ये मेनली लोग गांव में रहते थे। दूसरे आगे इसके आगे बताया गया है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में। जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं ये मैं बताऊंगी कहाँ पर है। ये उत्तर पश्चिम में पड़ता है और अगर आप इसको मैप के थ्रू समझें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमें लंबे समय तक याद रहता है और कंफर्म हो जाता है, हमें पता रहता है कि कहाँ पर है। एग्ज़ाम के टाइम पर हमें इसको जो है याद करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो ये हमारा है किरथर पहाड़ी और ये है सुलेमान पहाड़ी। ये अगर देखें तो ये भारत के किस साइड में है? हमारा ये उत्तर पश्चिम। ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, ये हमारा साउथ हो जाता है, ये हमारा वेस्ट हो जाता है और ये नॉर्थ है। तो ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब उत्तर पश्चिम में जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। और सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बताया गया है कि इसी क्षेत्र, ये वही जगह है जहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व जो है 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसल उगाई थी। सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ पर उगाया गया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। 8000 वर्ष पहले की बात है ये। और यहाँ पे इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशुओं को जो है पालतू बनाना शुरू कर दिया था। गारो और बिंद पहाड़ियाँ। गारो और बिंद पहाड़ियाँ जो है, गारो पहाड़ी जो है ये उत्तर पूर्व में है और बिंद पहाड़ी जो है ये मध्य भारत में है। तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये गारो हिल्स हैं, ये हमारी गारो हिल्स हैं और ये हमारी बिंद पहाड़ी हैं। तो गारो पहाड़ी जो है ये हमारी कहाँ पर है? ये उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व मतलब पूर्वी ये देखेंगे तो अब ये उत्तर पूर्व में है और ये मध्य भारत में है। तो जो बिंद पहाड़ी के उत्तर वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो है इन जो गारो तथा बिंद पहाड़ी है ये वही जगह है जहाँ पर जो है कृषि का विकास हुआ था। याद रखना, अगर बोले कृषि का विकास कहाँ पर हुआ था तो गारो तथा बिंद पहाड़ी में, ठीक है। और अगर पूछे कि सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था तो ये बिंद पहाड़ी के उत्तर में, यहाँ पर जो है बिंद पहाड़ी के उत्तर में जो है सबसे पहले चावल उगाया गया था। आगे हम देखते हैं तो इसके अंदर ये हो गया। आरंभिक नगर की बात की गई है। आगे आरंभिक नगर 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे जो है आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। आरंभिक नगरों का विकास कब? 4700 वर्ष पूर्व। देखिए वह स्थान जहां सबसे पहले चावल उगाया गया था, आसानी से बता देंगे, विंध्य के उत्तर में है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, गंगा और उसके सहायक नदियों के किनारे जो है नगरों का विकास हुआ था। और ये कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। आरंभिक नगरों का विकास जो है 4700 वर्ष पूर्व हुआ था और गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है नगरों का विकास जो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो जो 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास कहाँ पर होता? गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे। और आरंभिक नगर का पूछा जाए तो 4700 वर्ष पूर्व, दोनों में अंतर है। आगे है गंगा के दक्षिण में नदी के आसपास का क्षेत्र। गंगा के जो दक्षिण में है, दक्षिण में नदी के आसपास का क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? मगध। तो गंगा के दक्षिण वाला क्षेत्र कौन सा है? ये हम देखते हैं, ये हमारा ये गंगा है। तो गंगा की जो दक्षिण वाला क्षेत्र है जो इसे हमने इसको नाम दिया गया था मगध। मगध नाम दिया गया था इसको। आगे है कि उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लोग यात्रा क्यों करते थे? तो इसका मुख्य कारण होता था लोग काम की तलाश में, काम की तलाश में लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता था। प्राकृतिक आपदाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ आ गया या तूफान आ गया तो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें पलायन करना पड़ता था। सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर जो है विजय हासिल करने के लिए जाती थी। और ये सब जो है व्यापारी जो है, इसमें व्यापारी कभी कभी काफिले में जाते थे या तो जहाजों में अपने साथ पूरा मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब
देश का नाम आता है, देश का नाम कैसे पड़ा? अगर हम देखें तो इंडिया, इंडिया शब्द जो है किससे निकला है? इंडस से। और संस्कृत में इसे सिंधु कहा गया है। किसे? इंडिया को। इंडिया को संस्कृत में क्या कहा गया है? सिंधु। तो सिंधु नाम किसको दिया गया था? इंडिया को। तो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस दिया। आप यहाँ पे देखिए, तो ये सिंधु है, सिंधु है। जो उत्तर पश्चिम से जो लोग, जो ईरानी तथा यूनानी आए थे, उत्तर पश्चिम से जो, ये हमारा उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को इंदोस तथा हिंदोस कहा। और सिंधु के जो पूर्व वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको जो है इंडिया कहा गया है। इसको इंडिया किसको कहा गया है? सिंधु के पूर्व में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सभी जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु के पूर्व वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? इंडिया। और सिंधु के उत्तर वाले क्षेत्र को जो है, इसे जो है भरत नाम दिया गया। और भरत का जो है उल्लेख, ये ऋग्वेद जो हमारा सबसे पहला वेद है, सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? भरत का। आगे देखते हैं। तो अब हम अतीत के बारे में, हो गया इसका उल्लेख किसका? भरत नाम का जो उल्लेख है ये किस में मिलता है? संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में। ये आपको पता चल गया है। आगे अतीत के बारे में हमें कैसे जानते हैं? अतीत के बारे में, अतीत के बारे में हमें कुछ पांडुलिपि मिली है और कुछ अभिलेख मिले हैं। कुछ उस टाइम पे जो है हमें पुराण कुछ पुस्तकें मिली हैं, जैसे कि उसके अंदर वेद हो गया, पुराण हो गया, इस टाइप के कुछ लिखित चीज़ें मिली हैं। तो उसी से अनुमान लगाया गया है। तो सबसे पहले पांडुलिपि के बारे में हम देखते हैं। पांडुलिपि क्या होता था? पांडुलिपि को जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यू जो है ये लैटिन के शब्द मैन्यू से जो है मैन्यूस्क्रिप्ट बना है। मैन्यू से मैन्यूस्क्रिप्ट बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। और इसे जो है पांडुलिपि क्यों कहा जाता है? ये इसे हाथ से लिखे होने के कारण, ये जो है हाथ से लिखे होने के कारण जो है इसे पांडुलिपि कहा गया है। पांडुलिपि जो है ये प्रायः किस पर लिखा जाता था? ताड़ पत्रों पर। जो है हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ है, भुर्ज नामक पेड़, और उसकी छाल पर ये तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पांडुलिपि किस पर लिखा जाता था? भुर्ज नामक पेड़ के छाल पर इसे लिखा जाता था। और ये कहाँ मिलता है? हिमालय क्षेत्र में। पांडुलिपि जो है ये मंदिरों तथा विहारों से हमें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि इन पुस्तकों में किस किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है? धार्मिक मान्यताओं के बारे में, लोगों के व्यवहारों के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों तथा विज्ञान आदि पर चर्चा मिलती है। ये हमें स्टेटमेंट में बनाकर दे देता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि पांडुलिपि के बारे में, पांडुलिपि से हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन तथा विज्ञान आदि पर चर्चा जो है पांडुलिपि से पता चलता है। और दूसरा दे सकता है कि ये पांडुलिपि जो है मंदिर और विहारों से प्राप्त नहीं हुई थी। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। इस तरह से स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये अधिकतर आता है। आगे है संस्कृत भाषा के साथ साथ प्राकृतिक व तमिल में भी ये मिलता है। क्या? पांडुलिपि। आगे अभिलेख है। ये देखिए, ये पांडुलिपि है। पांडुलिपि के कैसे, मतलब ये जो भुर्ज नामक एक पेड़ है उस पर ये तैयार किया गया है। ये छाल पे इस तरीके से लिखा जाता था। आगे है अभिलेख। अभिलेख के बारे में हमें कैसे पता चलता है? अभिलेख जो है क्या होता था? अभिलेख जो है ये पत्थरों पर लिखा जाता था। पत्थर या कोई भी अपेक्षाकृत मोटी कठोर धातु जो होती थी उस पर जो है इसको उत्कीर्ण करवाया जाता था। और इसे शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे और अपने विजय को इस पर लिखवाते थे। उनके नियम और कानून जो होते थे उस पर ये लिखवाते थे। ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है, अशोक का अभिलेख हमें वर्तमान में अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। कब ये मिला था? 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख मिला है। वो कहाँ? अफगानिस्तान के कांधार से। लिपियाँ जो है अक्षरों व संकेतों से बनी होती हैं। यूनानी तथा अरामैक नामक दो भिन्न लिपियाँ भाषाओं में हमें जो मिली हैं। और इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो प्राकृतिक तथा पाली भाषा। पूछ देता है अशोक के अभिलेख किस में लिखा गया? प्राकृतिक तथा पाली भाषा में लिखा गया है। और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी तथा खरोष्टी है। ब्राह्मी लिपि जो है समझ लीजिए, ब्राह्मी ब से समझ लेना, ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। और खरोष्टी जो है उसकी उल्टी होती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। पूछ लेता है ये। आगे है अतीत के बारे में, एक मिनट, हाँ,
पुरातत्वविद कौन होते हैं? ये जो अतीत के बारे में हमें बताते हैं, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला। ये पत्थर, ईंट से बनी इमारतें और इमारतों के अवशेष और चित्र मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। और ये औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण जो भी मिलता है उसके छानबीन करते हैं। उस टाइम पे जानवर होती थी, चिड़ियाँ या मछलियों की हड्डियों से ये ढूंढते थे कि उस टाइम पे कौन से जानवर थे, कौन कौन सी चिड़ियाँ क्या लोग खाते थे। इससे जो है पुरातत्वविद जो है इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ये हमारा देखो, ये जो है एक मिनट, ये जो है अशोक का अभिलेख है, जो ये पत्थर पर उत्कीर्ण इस तरीके से करवाया जाता था। क्वेश्चन आगे देख लो थोड़ा सा, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न कथनों में से सही का चयन करना है। देखिए, वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से 2250 वर्ष पुराना अभिलेख मिला है, बिल्कुल सही। यह अभिलेख यूनानी तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, बिल्कुल। हमें यूनानी तथा अरामेइक नामक लिपि, ये जो दो भाषाओं में मिली थी, और ब्राह्मी लिपि में भी, ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि में भी इनके अभिलेख मिले हैं। तो ये आपका दोनों ही सही है। आगे है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, इसमें से क्या आ जाएगा? नर्मदा घाटी के पास कौन से आखेटक तथा संग्राहक रहते थे, बिल्कुल ये हमारा सही हो जाएगा। गारो पहाड़ियों में हमने देखा था आरंभिक कृषि की सहायक नदियाँ, मतलब यहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी में जो 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में जो प्रथम नगर की स्थापना की गई थी। तो ये हमारे इस हिसाब से ये वाला सही हो जाएगा। आगे, इतिहास के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से इतिहास के सोर्सेस क्या हैं इसके? तो ये एक पुरातात्विक बताया था, क्या पुरातत्वविद कौन होते हैं, और एक होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आता है हमारा अभिलेख, प्रशस्ति, पांडुलिपि, सिक्के, स्मारक। प्रशस्ति के बारे में आगे बताऊंगी। प्रशस्ति क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रशस्ति जो है किसी की प्रशंसा में लिखी जाती थी। इसे जो है जो दरबारी कवि होते थे वो अपने राजाओं की प्रशंसा में उपहार पाने की लालसा में लिखते थे। साहित्यिक स्रोत में हमारी धार्मिक, गैर धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं, वेद, पुराण, उपनिषद आ जाते हैं। इतिहासकार मेनली इतिहास का जो अतीत का अध्ययन करने वाले। अब आगे हम देखेंगे तिथि की गणना। तिथि की गणना किस तरीके से की जाती थी, इसके लिए सबसे पहले आप समझ लें कि ये जो है ईसा मसीह के जन्म का समय है, मतलब जन्म के दिन का समय है, जन्म का दिन है ईसा मसीह के। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो भी दिन है उसे जो है एडी बोला गया। एडी मतलब कि ईस्वी बोला गया, एनो डोमिनी। और ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला जो समय है इसे जो है क्या बोला गया, इसको जो है BC अर्थात ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के ये जो जन्म का समय है, अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 इस तरीके से हम आज क्या है 2020 में हैं। और ये ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही हम ले लेते हैं, चाहे जितना भी ले लो, 2000 3000 जितना भी लेना है ले सकते हैं। फिर अगर मान लो बोला जाता है 2200 वर्ष पूर्व, अगर कोई भी घटना को बताया जाता है कि 2200 वर्ष पूर्व ये घटना हुई थी, तो इसका कहने का मतलब है कि 2022 ये हमारा 2000 वाला समय है, 2000 समय के बाद तो ये 20 हो गया, 20 और ये 21 22 मतलब कि 2 BC, 2 ईसा पूर्व। अगर ऐसे ही आपको आगे चैप्टर में देखने को मिलेगा कि 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है नगरों का विकास हुआ था। तो उनके कहने का क्या मतलब है कि 2500 वर्ष पूर्व मतलब कि 2500 वर्ष पूर्व मतलब कि 2000 वाला समय इधर आ जाएगा हमारा, और 500 जो है 500 क्या है BC वो हो जाएगा 500 ईसा पूर्व या 500 मतलब 500 BC। इस तरीके से इसकी गणना की जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या बताया गया है कि जो तिथि की गणना है वो ईसा मसीह के जन्म से की जाती है, और उस जन्म को 2000 माना गया है। मतलब 2000 कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद से है। जन्म के पूर्व की तिथियां जो है ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती है, और बाद की जो तिथियां ईस्वी के रूप में मानी जाती हैं। बाद की तिथियां जो है ईस्वी के रूप में मानी जाती हैं, मतलब ये AD हो जाता है बाद की, और पहले वाली जो BC ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी। तो इस तरीके से तिथि की गणना की जाती थी। आपको बार बार इसमें देखने को इतने हजार वर्ष पहले, तो जो भी समय होगा उसके अंदर आप क्या करेंगे 2000 माइनस कर देंगे, जो भी समय होगा। मान लो कि आता है 3500 वर्ष पूर्व जो है ऋग्वेद की रचना की गई थी। तो 3500 पूर्व कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो समय हमारा कितना है 2000
का समय है। तो अब इधर जाएंगे तो 1500 इधर आ जाएगा हमारा, तो मतलब 1500 BC, 1500 बिफोर क्राइस्ट, और ये 2000 वाले समय को AD माना गया है। तो इस तरीके से की जाती है। आप आगे देख लीजिए, इनके ये फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BC जैसे बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी, CE कॉमन एरा, BCE बिफोर कॉमन एरा, और एक बिफोर प्रेजेंट होता है BP, इसको हम बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।